हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12 में नर युग्मक उद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है और परागकण होगा उस परागकण के बाहर की ओर कौन कौन से आवरण उपस्थित होते हैं और परागकण जो कि परागकोश से दहिसंस होकर के बाहर की ओर मुक्त किस प्रकार से होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आवर्तबीजी पादपों के अंदर नर युग्मकोद्भिद होता है उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या जिसे अपन गैमेटोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो नर युग्मकोद्भिद है उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है उस बारे में बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप लघु बीजाणु चतुस्क बनेगा और लघु बीजाणु चतुस्क से लघु बीजाणु मुक्त होते हैं और ये लघु बीजाणु होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनेंगे। तो इस प्रकार से अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं और ये अगुणित लघु बीजाणु ही आगे जाकर के परागकण का निर्माण करते हैं। तो अगुणित लघु बीजाणु और अगुणित लघु बीजाणु होंगे वे किसका निर्माण करेंगे, परागकण का निर्माण करते हैं। तो अगुणित लघु बीजाणु या परागकण जो होगा यह परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती हैं। तो आप ध्यान देंगे कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी कोशिका होती है, तो परागकण होता है यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो प्रथम कोशिका नर युग्मकोद्भिद है वो कौन सी संरचना है, परागकण प्रथम कोशिका होती हैं। तो प्रथम कोशिका है वह परागकण या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होगी वह लघु बीजाणु होगा। अब ध्यान दें कि लघु बीजाणु जो बनेगा वह लघु बीजाणु ही आगे जाकर परागकण बनाएगा और परागकण बनने के बाद में यह परागकण अंकुरित होगा और अंकुरित परागकण को अपन नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहेंगे, तो अंकुरित जो परागकण होगा उसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि नर युग्मकोद्भिद का जो प्रारंभिक परिवर्धन होता है वह परागकोश के भीतर ही होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि जो संरचना है उसमें जो परागकण है वो अंकुरित होगा और अंकुरित होगा तो इससे बनेगी पराग नलिका का निर्माण होगा। और पराग नलिका के अतिरिक्त इसमें आप ध्यान देंगे पराग नलिका एवं साथ में इसमें दो नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका एवं दो नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण होगा। उस अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप परिभाषा ध्यान रख सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि अंकुरित जो परागकण होता है उस अंकुरित परागकण जिसके अंदर दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं तथा पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के जो संरचना होगी उसे अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्धन होता है वह आपको ध्यान रखना है युग्मक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से होगा। यानी लघु बीजाणु में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी और उसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। और नर युग्मकोद्भिद परिवर्धन होगा इस प्रक्रिया में दो चरण होते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर दो चरण आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से दो चरण होते हैं, तो पहला चरण होता है जिसके अंतर्गत जो परागकण है उस परागकण में समसूत्री विभाजन होगा और परागकण में समसूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनेगी और ये असमान समसूत्री विभाजन होगा। बड़ी कोशिका बनेगी, उस बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहेंगे। बड़ी कोशिका बनेगी उससे अपन क्या कहेंगे, कायिक कोशिका। और दूसरी कोशिका बनती है छोटी कोशिका और छोटी कोशिका बनेगी, उस छोटी कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका। तो इस प्रकार से छोटी कोशिका बनेगी और छोटी कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, जनन कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी बनेगी, जनन कोशिका। फिर उसके बाद में दूसरे चरण के अंदर ध्यान देंगे तो सेकंड जो चरण होता है यानी जो द्वितीय चरण होता है उस द्वितीय चरण के अंदर जो जनन कोशिका होगी उसमें समसूत्री विभाजन होगा। यानी जनन कोशिका है उस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा और जनन कोशिका का केंद्रक होगा वह समसूत्री विभाजन को द्वारा विभाजित होकर के दो केंद्रकों का निर्माण करेगा और ये दोनों केंद्र किसका निर्माण करेंगे, नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो सेकंड चरण के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि जो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है उसमें दो मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है उसमें कायिक एवं जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा दूसरे चरण के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है।
अब ध्यान दें, प्रथम चरण है उसके अंदर क्या होगा, तो प्रथम चरण में आप देखेंगे कि प्रथम चरण के अंदर नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है और परिवर्धन के दौरान सबसे पहले कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका का निर्माण होगा। कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका का निर्माण, कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका का निर्माण होगा प्रथम चरण में। तो प्रथम चरण में कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका का निर्माण होगा। तो फर्स्ट चरण में आप ध्यान देंगे कायिक कोशिका और कौन सी कोशिका बनेगी, जनन कोशिका का निर्माण होता है। इस दौरान आप ध्यान देंगे तो ये जो प्रारंभिक जो परिवर्धन होता है उस परिवर्धन की जो कुछ अवस्थाएं होती हैं वो परागण क्रिया से पहले हो जाती हैं और कुछ अवस्थाएं होती हैं जो कि परागण क्रिया के बाद में होती हैं। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर नर युग्मकोद्भिद के जो परिवर्तन होता है उसकी कुछ अवस्थाएं होगी परागण से पहले और कुछ अवस्थाएं परागण के बाद में संपन्न होती हैं। सर्वप्रथम आप ध्यान देंगे तो परागण से पहले जब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है तो लघु बीजाणु होगा, उसे लघु बीजाणु चतुस्क का निर्माण होगा और ये लघु बीजाणु चतुस्क होता है। उस चतुस्क के अंदर आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से जो बनेगा परागकण का निर्माण होता है और परागकण होता है उस परागकण की संरचना में आप ध्यान देंगे तो बाहर की ओर 2 आवरण उपस्थित होते हैं जिसे हम बाह्य चोल और अंतःचोल कहेंगे। भीतर की ओर एक केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्र के अतिरिक्त इसमें जीवद्रव्य उपस्थित होता है। जीवद्रव्य के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। तो जीवद्रव्य के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्या उपस्थित होगी, रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं और बाहर की ओर आवरण उपस्थित होता है और बाहर के आवरण को हम क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा के नाम से जाना जाता है। और बाह्य त्वचा होती है वह स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती हैं, जबकि अंतःचोल होती है वह अंतःचोल किससे बनी होगी, तो आपको अंतःचोल का ध्यान रखना। ये बाहर की ओर है उसे अपन बाह्य चोल कहेंगे या इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्जाइन। तो बाह्य चोल या एक्जाइन अंदर की ओर होगी उसे अपन अंतःचोल कहते हैं। तो अंतःचोल या जिसे हम कहेंगे एंटाइन, तो इस प्रकार से एंटाइन का निर्माण होगा और इसके अंदर संरचना उपस्थित है। ये केंद्रक उपस्थित है और केंद्रक होता है वह किस प्रकार का होता है, अगुणित होता है और इसमें जगह जगह पर छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से जनन छिद्र उपस्थित है और रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से जैसे ही परागकण है वह लघु बीजाणु चतुस्क से मुक्त होता है तो इसके आकार एवं आयतन में वृद्धि हो जाएगी। आकार एवं आयतन में वृद्धि हो जाती हैं। आकार एवं आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती हैं, ग्रोथ हो जाती हैं। तो आकार और आयतन में वृद्धि हो जाएगी और आकार और आयतन में वृद्धि होने के फलस्वरूप ये बड़े आकार की कोशिका बन जाएगी इस प्रकार से। और इसमें जो छोटी छोटी रिक्तिकाएँ हैं ये छोटी छोटी रिक्तिकाएँ एक साथ मिल जाती हैं और एक बड़ी रिक्तिका का इस प्रकार से निर्माण कर लेते हैं। तो छोटी छोटी जिसके कारण से इसका केंद्रक है वो थोड़ा परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाता है। तो केंद्रक होगा उसमें बड़ी रिक्तिका भवन होने के कारण से परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाता है और इस प्रकार से वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और ये इसका केंद्रक है। ये केंद्रक कहाँ की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है, यहाँ चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है परिधि की ओर चला जाता है। उसके पश्चात में इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, यानी इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप इनका केंद्रक होगा वह 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। और केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से 2 केंद्रक बन जाते हैं। एक आपको ध्यान रखना केंद्रक बनता है जिसे जनन केंद्रक कहेंगे और दूसरा केंद्रक बनता है जिसे कायिक केंद्रक कहा जाता है। तो 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। एक तो केंद्रक बनेगा जिसे हम कायिक केंद्रक कहते हैं और कायिक केंद्र को ही ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा जाता है, नलिका केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि पराग नलिका के अंदर
पराग नलिका के अंदर आने से नलिका केंद्रक का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से दो केंद्रक बन जाते हैं, एक जनन केंद्रक और दूसरा कौन सा बन जाता है, काई केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने से दो केंद्रक बन जाते हैं, एक काई केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। अब उसके बाद में इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा अब असमान विभाजन होता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसा होगा, असमान, जिससे एक छोटी कोशिका बनेगी और दूसरी कोशिका कौन सी बनेगी, बड़ी कोशिका। यानी इन दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति के निर्माण होने से एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनकी कोशिकाओं में असमान विभाजन हो जाएगा और असमान विभाजन होने के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनेगी, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका का निर्माण हो जाता है। और इसमें देखेंगे कि बाहर की ओर आवरण उपस्थित है और वो आवरण कौन सा है, बाह्य चोल, उसके बाद में अंदर की ओर आवरण उपस्थित है अंतःचोल, और ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं वह पराग कोश के भीतर होती हैं। तो ये केंद्रक है, वो तो कौन सा केंद्रक है, तो ये काई केंद्रक है, ट्यूब न्यूक्लियस है, काई केंद्रक है। और दूसरा आप ध्यान देंगे तो केंद्रक बनता है वो कौन सा बनेगा, जनन केंद्रक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सेकंड केंद्रक और कोशिका भित्ति बन जाएगी और ये भित्ति धीरे धीरे अंदर की ओर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से, और गोलाकार कोशिका का निर्माण हो जाता है और इसके अंदर केंद्रक बनेगा, उस केंद्रक को हम क्या कहेंगे, जनन केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार से जनन केंद्रक की कोशिका बनेगी, उसे जबकि दूसरी कोशिका बनती है जो बड़े आकार की होती हैं उसे हम काई कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार की अवस्था होती है उसे द्विकोशिकीय अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से परागकण की अवस्था है वो द्विकोशिक अवस्था है। तो इस प्रकार से द्विकोशिक अवस्था का निर्माण हो जाता है। तो ये अवस्था कौन सी है, द्विकोशिक अवस्था होती है और द्विकोशिक अवस्था में ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसी अवस्था के अंदर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये पूरी प्रोसेस है वे परागण पूर्व प्रक्रिया है। तो ये सारी प्रक्रिया होगी वह परागण पूर्व प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से परागण पूर्व प्रक्रिया या परागण पूर्व चरण होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी वह कब होती है, परागण से। इस प्रकार से दो कोशिकाएं बन जाएगी, एक काई कोशिका और दूसरी कोशिका बनती है वह जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से काई कोशिका और दूसरी कोशिका कौन सी बनेगी, जनन कोशिका। ये आप ध्यान देंगे ये पूरी प्रक्रिया होती है वह पूरी प्रक्रिया परागण की क्रिया से पूर्व हो जाती है और इस प्रकार से जो परागकण होगा वह द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है और इसी द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो परागण की क्रिया होगी वह द्विकोशिकीय अवस्था में संपन्न होती है। कुछ पात्रों के अंदर ये जनन कोशिका इसमें समसूत्री विभाजन परागकण के भीतर ही हो जाता है और परागकण के भीतर होने के कारण से त्रिकोशिकीय अवस्था में आ जाती है। तो कुछ पात्रों में त्रिकोशिकीय अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न होगी जबकि अधिकांश पात्रों के अंदर द्विकोशिकीय अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से दो प्रकार की सेल बनेगी, एक कोशिका बनती है जिसे हम क्या कहेंगे, काई कोशिका। तो फर्स्ट टाइप की कोशिका जिसे हम काई कोशिका कहते हैं और द्वितीय टाइप्स की कोशिका जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं। तो दो कोशिकाएं बन गई, एक काई कोशिका और दूसरी कौन सी बन गई है, जनन कोशिका का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से काई कोशिका और दूसरी जनन कोशिका बन जाती है। ध्यान दें काई कोशिका होती है उसका केंद्रक बड़ा होगा और गोलाकार होता है और बाद में ये केंद्रक होता है वो अनियमित आकार का हो जाता है। प्रारंभ में केंद्रक होगा वो प्रारंभ में केंद्रक कैसा होता है, तो गोलाकार होगा, बाद में ये कैसा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है, बाद में इसका केंद्र कैसा हो जाएगा, अनियमित आकार का हो जाता है, यानी आकार होता है उसका परिवर्तित हो जाता है। और आप ध्यान देंगे काई कोशिका होती है उस काई कोशिका में कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में होगा, यानी काई कोशिका होगी बड़ी कोशिका होगी और बड़ी कोशिका होगी तो इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और आप ध्यान देंगे तो इसमें आरएनए की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है, जबकि यहाँ पर कोशिका द्रव्य का मान होगा वो बहुत कम होता है, यानी कोशिका द्रव्य होगा वह बहुत कम होता है, कोशिका द्रव्य बहुत कम होगा और आरएनए की मात्रा भी कम होती है। परंतु आप ध्यान देंगे क्रोमेटिन पदार्थ या डीएनए की मात्रा होती है वह जो काई कोशिका होती है उसमें क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थ अधिक संघनित होता है और अधिक संघनित तो साथ साथ में मात्रा भी क्या होगी इसकी अधिक होती है। तो क्रोमेटिन पदार्थ होगा वह अधिक संघनित होता है और इसकी मात्रा भी क्या होगी, अधिक होती है। जनन कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होगा और जनन कोशिका की संरचना होगी, इसका केंद्रक प्रारंभ में होता है वो आपको ध्यान का लेंस के आकार का होगा और लेंस के आकार के बाद में इसका केंद्रक होगा वह गोला
गोलाकार हो जाता है और फिर लास्ट में आप ध्यान देंगे गोलाकार होने के बाद में अंतिम रूप से इसका केंद्रक दिखाई देता है, वो कर्मी रूपी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अंतिम रूप से इनका केंद्रक होगा वह किस प्रकार का हो जाता है, कर्मी रूपी हो जाता है। और ध्यान देंगे तो काई कोशिका होती है, उसके द्वारा संभवतः पराग नलिका का निर्माण किया जाता है, यानी इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, पराग नलिका का निर्माण किया जाता है। तो इनके द्वारा पराग नलिका का निर्माण होगा काई केंद्रक के द्वारा। जबकि जनन केंद्रक होता है, इस जनन केंद्रक के समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप नर युग्मक होते हैं वह बनते हैं। तो जनन केंद्रक होगा उसमें समसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, काई कोशिका और जनन कोशिका में आप अंतर भी ध्यान रख सकते हैं, और काई कोशिका किसे कहेंगे या जनन कोशिका किसे कहते हैं। तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से दो कोशिकाओं का निर्माण होने के बाद में अगले ध्यान देंगे आप, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट दूसरा चरण यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा, और दूसरा चरण होता है वह परागण की क्रिया के बाद में होता है। कुछ पादपों में परागण की क्रिया के तुरंत पश्चात में परागण के अंकुरण से पहले हो जाएगा, कुछ पादपों में जो परागण की क्रिया के बाद में परागण के अंकुरण से पराग नलिका होगी उसके अंदर दूसरा चरण होता है। और दूसरा चरण होता है जिसके अंदर क्या होगा, तो नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो सेकेंड चरण आप ध्यान देंगे, दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से नर युग्मकों का निर्माण किस चरण में होता है, सेकेंड स्टेप में होता है, जो कि परागण की क्रिया के बाद में होता है, नर युग्मकों का निर्माण। और नर युग्मकों का निर्माण होगा उसमें आप ध्यान देंगे तो नर युग्मकों का निर्माण कौन सी कोशिका से होता है, जनन कोशिका से होता है। जो जनरेटिव सेल्स होती है, जनन कोशिका होती है, उस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से नर युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मकों का निर्माण होगा वह किससे होगा, जनन कोशिका से होता है। और नर युग्मक बनेंगे वो दो बनेंगे, और नर युग्मकों का निर्माण होता है वह परागण के तुरंत पश्चात, परागण के तुरंत पश्चात कुछ पादपों में हो जाता है जब परागकण अंकुरण नहीं हो पाता है। परागण के तुरंत पश्चात यानी परागकण के भीतर, परागण के तुरंत पश्चात परागकण के अंकुरण से पूर्व, परागकण के अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व, और अंकुरण से पूर्व किसके अंदर होगा, तो परागकण के भीतर ही क्या हो जाता है, परागकणों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का देखा जाता है वह आप ध्यान देंगे पार्चुलेका के पादप में देखा जाता है, और पार्चुलेका के पादप को ही अपन क्या कहते हैं, कुल्फा का पादप कहते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे इसके अतिरिक्त इसमें देखेंगे तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं बंदरबाटी का पादप, जिसके अंदर भी इस प्रकार का देखा जाता है, जिसे अब हम कहेंगे हेलोप्टेला। तो इस प्रकार से हेलोप्टेरा पादप है, उस हेलोप्टेला के पादप में, हेलोप्टेला के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है। तो हेलोप्टेला के पादप में और पार्चुलेका के पादप में परागण के तुरंत पश्चात में परागकण के अंकुरण से पहले नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। और आप ध्यान देंगे अधिकांश पादपों के अंदर नर युग्मकों का निर्माण है, वो नर युग्मकों का निर्माण पराग नलिका में होता है। अधिकांश पादपों में कहाँ पर होगा, अधिकांश पादपों में पराग नलिका में होता है। नर युग्मकों का निर्माण किस में होगा, पराग नलिका में होता है, पराग नली के भीतर होता है। इस प्रकार से ये कोशिका, दो कोशिकाएं बन जाती है, जनन कोशिका और काई कोशिका। उसके पश्चात में आप ध्यान देंगे तो ये ये इस प्रकार से जो जनन छिद्र है, उस जनन छिद्र के माध्यम से एक अतिवर्धी बाहर की ओर निकलती है, और इस अतिवर्धी को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहेंगे। तो इस प्रकार से पराग नलिका का निर्माण। इससे पूर्व जो केंद्रक था, ये केंद्रक कौन सा है, काई केंद्रक। और दूसरा आप ध्यान देंगे तो आप इसमें देखेंगे ये केंद्रक है, वो जनन केंद्रक है, और जनन केंद्रक होगा उसकी कोशिका का आकार कैसा हो जाता है, कर्मी रूपी आकार हो जाता है। ये कोशिका कर्मी रूपी हो जाती है, तो कर्मी रूपी आकार की ये कोशिका होती है। अब इस अतिवर्धी को हम क्या कहेंगे, पराग नली कहेंगे। तो इस प्रकार से पराग नली अतिवर्धी के रूप में, जो कि अंदर की ओर बाहर जो अंतःचोल है, उस अंतःचोल बाहर की ओर निकलेगी, और बाहर की ओर निकलने के बाद में इस प्रकार से अतिवर्धी का निर्माण होगा। यही अतिवर्धी आगे बढ़ करके, और यही अतिवर्धी आगे बढ़ेगी और पूर्ण रूप से किसका निर्माण करेगी, पराग नली का। यानी अतिवर्धी होती है, ये अतिवर्धी किसमें प्रवेश कर जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका, और वर्तिका से
बीजांड की ओर गति करती हैं और बीजांड की ओर गति करने के फलस्वरूप इसमें जो काई केंद्रक है वो भी किस में आ जाता है इसमें, और जनन केंद्रक होगा वो भी किस में आ जाता है, तो इस पराग नलिका के भीतर आ जाता है। यानी इस प्रकार से जो काई केंद्रक है वो किसके अंदर आ जाएगा, नलिका के भीतर आ जाता है। और इसे हम अब जनन जो काई केंद्रक है इस केंद्र को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस प्रकार से नलिका केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। उसके बाद में जनन केंद्रक भी किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ से अब दूसरी बार जनन केंद्रक होगा वो भी किस में आ जाएगा, तो जनन केंद्रक होगा वो पराग नलिका में आ जाता है। और उसके बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से समसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक बन जाते हैं। ये नर युग्मक होते हैं वो अचल होते हैं, अकसाबिक होते हैं, और इस प्रकार के नर युग्मक होंगे वह अगुणित होते हैं। तो अगुणित, अचल और अकसाबिक प्रकार की संरचनाएं होती है जिसे नर युग्मक कहेंगे, मेल गेमेट्स कहेंगे, और इसके अतिरिक्त जो केंद्रक बनेगा उसे ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना, अधिकांश पादपों में पराग नलिका में नर युग्मकों का निर्माण होगा जबकि कुछ पादपों के अंदर परागकण के भीतर हो जाता है। तो ये परिवर्तन ध्यान रखना है, ये डेवलपमेंट किस जो मेल गेमेटोफाइट का होता है उसके विभिन्न चरणों के बारे में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दें, वापस से एक बार फास्टली अपन रिवाइज कर लेते हैं कि नर युग्मक उद्भिद का परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का प्रारंभ होता है वह लघु बीजाणु या परागकण से होगा, और लघु बीजाणु या परागकण होगा उसके अंकुरण के फलस्वरूप पराग नलिका एवं दो नर युग्मकों का निर्माण होगा, और पराग नलिका और दो नर में अंकुरित परागकण होगा उसे नर युग्मक उद्भिद कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर आप ध्यान देंगे तो परागकण में दो चरणों में परिवर्तन होगा और जिसके फलस्वरूप नर युग्मक का निर्माण होगा। प्रथम चरण के अंदर परागकण में समसूत्री विभाजन होगा जिससे एक बड़ी कोशिका काई कोशिका, छोटी कोशिका बनेगी जनन कोशिका। फिर द्वितीय चरण के अंदर जनन कोशिका उसमें समसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। प्रथम चरण में ध्यान दें कि नर युग्मक जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन का जो प्रथम चरण होता है वो परागण की क्रिया से पहले होता है, और परागण की क्रिया से पहले इसमें परिवर्तन होगा उसमें आप देखेंगे तो दो कोशिकाएं बनेगी, एक काई कोशिका और दूसरी जनन कोशिका का निर्माण होगा। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले जैसे ही लघु बीजाणु चतुस्क से लघु बीजाणु मुक्त होता है तो आकार में बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के परागकण का निर्माण करेगा, और परागकण होगा उस परागकण में आयतन और का मान बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होने के फलस्वरूप इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, और इसमें जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं थी वो बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है जिसके कारण से केंद्रक होगा वो परिधि की ओर चला जाता है। फिर उसके बाद में इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप दो केंद्रक बनेंगे, काई केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस का निर्माण होता है। काई केंद्रक को ही हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। उसके पश्चात में आप ध्यान देंगे तो इसके मध्य कोशिका भित्ति बन जाती है, और कोशिका भित्ति बनने से एक छोटी कोशिका यानी इसमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा वह असमान होगा, और इसमें छोटी कोशिका बनेगी, उस कोशिका को जनन कोशिका कहेंगे, बड़ी कोशिका बनेगी उसे काई कोशिका कहेंगे। इस प्रकार से द्विकोशिकी अवस्था में परागकण आ जाता है, और द्विकोशिकी अवस्था में ही परागण की क्रिया अधिकांश पादपों में संपन्न होती है। कुछ पादपों को छोड़ करके अधिकांश पादपों में द्विकोशिकी अवस्था में, कुछ पादपों में इस जो जनन कोशिका है उस जनन कोशिका में फिर से विभाजन हो जाएगा जिसके फलस्वरूप त्रिकोशिकी अवस्था बन जाती है, और त्रिकोशिकी अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये सारी प्रक्रिया होगी वो प्रथम चरण के अंदर होगी जिससे दो कोशिका बनेगी। पहली कोशिका कौन सी है, काई कोशिका। काई कोशिका होती है, ये कोशिका बड़ी होती है, इनका केंद्रक होता है वो केंद्रक बड़ा होगा, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा होती है वो अधिक होती है, और इसके अंदर आरएनए और संचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा भी अधिक होगी, कोशिकांगों की संख्या में भी वृद्धि होती है, और यह कोशिका होती है, यह कोशिका आगे जाकर के पराग नलिका का निर्माण करेगी। जबकि दूसरी कोशिका जनन कोशिका, उस जनन कोशिका के अंदर आप देखेंगे तो जनन कोशिका होती है, उनका आकार छोटा होता है, उसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है, परंतु केंद्रक होता है वो प्रारंभ में लेंस के आकार का होगा, फिर उसके बाद में केंद्रक होता है वो गोलाकार हो जाता है, और अंतिम रूप से कर्मी रूपी होता है जिसके कारण से पराग नलिका में आसानी से गति कर सकता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जो है जनन कोशिका होगी उसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे फलस्वरूप नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब दूसरा चरण बात करते हैं अपन नर युग्मकों का निर्माण। तो जनन कोशिका होगी उससे नर युग्मकों का निर्माण होता है। कुछ पादपों के अंदर परागण के तुरंत पश्चात में परागकण के अंकुरण से पहले नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। ऐसा किसमें देखा जाता है, पार्चुलेका में देखा जाता है और एलोप्टेला के पादप में देखा जाता है। दूसरा, अब कुछ अधिकांश पादप होते हैं उनके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है, वो पराग नलिका के निर्माण के पश्चात में परागकण का अंकुरण हो जाएगा जिसके फलस्वरूप पराग नलिका का निर्माण होगा, और पराग नलिका के भीतर समसूत्री विभाजन होने से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जो नर युग्मक होंगे वो किससे बनते हैं, जनन कोशिका से, और इस प्रकार से दो नर युग्मक एवं एक जो
कई कोशिका का केंद्रक होता है। ये तीनों केंद्र किस में आ जाते हैं? पराग नलिका में। और कोशिका द्रव्य भी पराग नलिका में आ जाता है और इसी प्रकार की अवस्था होगी उसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है।